हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक 2024 रिलीज हॉलीवुड साइकोलॉजिकल थ्रिलर के बारे में जिसका नाम है द लिटिल गर्ल इन द विंडो। इस कहानी की शुरुआत होती है एक मैरिड कपल आइरिस और पॉल को दिखाते हुए, जिन्होंने रिसेंटली एक बहुत बड़े ट्रेजेडी का सामना किया था। अपने अनबॉर्न बेबी को खोया था उन्होंने। भले इस मिसकैरेज से आइरिस को फिजिकली कोई नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन मेंटली एक शॉक जरूर लगा था उसे, जिससे कोप अप करने में उसे महीनों लग गए। उस दौरान घर से निकलना तो दूर की बात है, आइरिस को ड्रेसअप करने का भी मन नहीं करता था। काम से भी अनसर्टेन टाइम के लिए ब्रेक ले लिया था उसने। धीरे धीरे खुद को बाकी दुनिया से कंप्लीटली डिटैच कर लिया था वो। ऐसे में उसका फेवरेट पास टाइम था टीवी पर ट्रू क्राइम स्टोरीज देखना। लास्ट कई दिनों में कम से कम 1000 केसेस तो देख ही लिया था उसने, और उसे पता चला था हर साल लाखों में लोग गायब होते हैं, जिनमें से 54% फीमेल हैं। अब ये काफी कंसर्निंग इन्फॉर्मेशन था जो वो पॉल से शेयर भी करती हैं, लेकिन वो कहते हैं ना, जब तक खुद पर ना बीता हो तब तक किसी को किसी चीज की परवाह नहीं होती। पॉल की हालत भी वैसी ही थी। उसने तो किसी को खोया नहीं था ना, तो उसे किस चीज की फिक्र। उल्टा वो आइरिस से कहता है ये सब छोड़कर अपने लाइफ में फोकस करने के लिए, अपने करियर पे फोकस करने के लिए, और तो और उसे मोटिवेट करने के लिए एक कैमरा भी गिफ्ट करता है पॉल, क्योंकि उसे पता था फोटोग्राफी करना आइरिस को कितना पसंद है, स्पेशली पुराने बिल्डिंग्स का। उन पर जो पुराने ज़माने का डिज़ाइंस होता है, स्ट्रक्चर होते हैं, वो आइरिस के लिए इंस्पिरेशन का काम करते हैं। बीइंग एन आर्किटेक्ट, ये उसके लिए किसी खजाने से कम नहीं थी, तो आइरिस यही करती है। पॉल की बात मानकर अगले दिन ही कैमरा लेकर निकल पड़ती है। वो एक रैंडम रूट पकड़ लेती है जहां पहले कभी उसका जाना नहीं हुआ। फॉर्चुनेटली उस रोड पर काफी सारे इंटरेस्टिंग बिल्डिंग्स नजर आते हैं उसे, जिनमें से एक घर तो बहुत ही खूबसूरत था। आइरिस बहुत सारे फोटोज क्लिक करती है, लेकिन इसी बीच वहां एक नेबर मिसेस नॉरिस के आ जाने से वो थोड़ा ऑकवर्ड सिचुएशन में पड़ जाती है, तो उसे लौटना ही पड़ता है। ऑनेस्टली महीनों बाद घर से निकलकर बहुत अच्छा लगा था उसे। ऊपर से बहुत अच्छे फोटोज भी मिले थे, तो वो घर आकर ही उन फोटोज को लेकर बैठ जाती है उन डिजाइन्स को स्टडी करने। लेकिन ठीक उसी वक्त कुछ और भी नजर आता है उसे। एक घर के एटिक विंडो पर किसी ने कुछ लिखा था जो HELP हेल्प जैसा लग रहा था। मतलब कोई साइलेंटली मदद के लिए पुकार लगा रहा था, मगर कौन और क्यों? ये वही घर था जहां वो काफी देर तक खड़ी थी, उसे कोई नजर भी नहीं आया। पॉल के घर लौटने पर आइरिस उसे भी ये फोटो दिखाती है, मगर वो बात को इतना सीरियसली नहीं लेता। उसे तो लग रहा था ये किसी बच्चे का मजाक होगा, आइरिस बेकार में एग्जैजरेट कर रही है। लेकिन आइरिस को ऐसा नहीं लगता। अब ये उसके क्राइम एपिसोड्स के ओवर कंजम्पशन का नतीजा था या फिर उसका इंस्टिंक्ट, वो तो नहीं पता, लेकिन उसका दिल और दिमाग दोनों ही कह रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। अगर ये कोई मजाक नहीं हुआ तो, अगर किसी को सच में मदद की जरूरत हो तो। बहुत सोचती है आइरिस, और अगले दिन ही पॉल के ऑफिस निकलने के बाद चुपचाप उस घर के सामने जाकर हाजिर हो जाती है। अपने कैमरा से उस विंडो की तरफ जूम इन करके अंदर देखने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार वो विंडो बिल्कुल क्लीन नजर आती है उसे। ना उस पर कोई धूल था और ना ही कोई लिखावट। ऐसे में आइरिस जब ध्यान से वहीं देख रही थी तो अचानक ही उसके सामने एक आदमी आकर हाजिर हो जाता है, और पता चलता है ये रॉबर्ट कार्नल है, इस घर का मालिक। उसे कल ही अपने नेबर मिसेस नॉरिस से पता चल चुका था कि एक यंग लड़की उसके घर की फोटोज खींच रही थी। अब कल तो वो घर पर नहीं था, लेकिन आज है। तो आज जब उसने देखा एक अनजान लड़की उसके घर के बारे में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट ले रही है, तो उसे भी क्यूरियोसिटी होने लगी। वो और खुद को रोक नहीं पाया और चला आया खुद को इंट्रोड्यूस करने। अब इसमें कुछ भी गलत नहीं था। इनफैक्ट आइरिस उसकी जगह होती तो शायद वो भी ऐसा ही करती, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों उसके बर्ताव में कुछ ऑफ लगता है आइरिस को। इसलिए वो अपने असली आइडेंटिटी रिवील नहीं करती, एक रैंडम नाम बता देती है और वहां से जाने लगती है। लेकिन वो मिसेस नॉरिस, वो उसे जाने दे तब ना। वो लिटरली रॉबर्ट को इंसिस्ट करती है आइरिस को घर के अंदर ले जाने के लिए, ताकि वो अंदर का इंटीरियर भी देख सके। लेकिन आइरिस का ऐसा कोई प्लान नहीं था। वो एक झूठ मूठ का बहाना देकर वहां से जाने लगती है। मगर ठीक उसी वक्त अचानक ही जब वो ऊपर की तरफ देखती है तो उसे खिड़की पर एक लड़की दिखाई देती है,
बस कुछ सेकंड के लिए ही, एक बच्ची मे बी 9-10 साल की। लेकिन अभी अभी रॉबर्ट ने उसे बताया कि वो घर में अकेले रहता है, मतलब वो बैचलर है। तो वो बच्ची कौन है? हो ना हो, दाल में कुछ काला तो था। आइरिस को यहाँ का सिचुएशन काफी फिशी लगता है, तो वो चुपचाप घर वापस आ जाती है और पॉल से सारी बातें शेयर करती है। लेकिन पॉल को फिर से यही लगता है कि वो ओवर रिएक्ट कर रही है। उन क्राइम शोज को देख देख कर उसे अब नॉर्मल चीजें भी सस्पिशियस लगने लगी है। मगर आइरिस हार नहीं मानती। वो ऑनलाइन मिसिंग चिल्ड्रन सेक्शन में बहुत ढूंढती है और गौर से देखने पर उसे एक लड़की मिल भी जाती है, डैना नाम से, जो एग्जैक्टली उसी बच्ची की तरह दिख रही थी। मगर क्या आइरिस 100% श्योर थी? नहीं, उसने बस एक झलक ही देखा था उसे। ऐसे में क्या सिर्फ एक सस्पिशन के बेस पर किसी पर इतना गंभीर आरोप लगाना सही होगा? शायद नहीं। आइरिस खुद भी जानती थी उसका यह अप्रोच उसी पर भारी पड़ सकता है, लेकिन वो ये रिस्क लेती है। अगले दिन ही पुलिस स्टेशन में जाके डायरेक्टली उस घर का एड्रेस देती है और अपना शक जाहिर करती है कि शायद उस घर के ओनर मिस्टर रॉबर्ट ने एक डैना नाम के 8 साल के लड़की का किडनैप किया है और उसे उस घर में कैद करके रख रहे हैं। उसने उम्मीद किया था कि शायद वो ऑफिसर कोई इमीडिएट एक्शन लेंगे, लेकिन वो तो उसके बात को बिल्कुल कैजुअली लेते हैं। एक बहुत ही कोल्ड रिएक्शन के साथ उसे जाने के लिए कह देते हैं, जिसे सुनकर आइरिस को तो बहुत ही गुस्सा आ जाता है। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर सभी इतना अंडर रिएक्ट क्यों कर रहे हैं। क्या किसी को ये नहीं लग रहा कि अगर वहां सच में वो बच्ची कैद है तो उसके साथ क्या क्या हो सकता है? मन ही मन बहुत कोसती है वो उस ऑफिसर यानी कि डिटेक्टिव क्लार्क को, उसके केयरलेसनेस एटीट्यूड को। उसे तो लिटरली डाउट हो रहा था कि वो कुछ करेंगे भी या नहीं। बट इन रियलिटी वो डिटेक्टिव बिल्कुल भी रेस्पॉन्सिबल नहीं थे और ना ही कंप्लेन मिलने के बाद एक मिनट भी चुप बैठे थे वो। इनफैक्ट आइरिस के जाते ही उन्होंने अपनी टीम को डैना को ढूंढने में लगा दिया था और खुद चले गए थे रॉबर्ट से मिलने। अब उनके पास कोई वारंट तो नहीं था जिससे वो फोर्सफुली अंदर घुस पाते और ना ही ऐसी कोई नौबत आती है। रॉबर्ट तो इनफैक्ट काफी कोऑपरेट करता है उनके साथ। वो समझ चुका था ये कंप्लेन किसने करी थी, तो वो ऑफिसर से कहता है कि उसके पास बिल्कुल रियल लुकिंग डॉल का कलेक्शन है, तो उस लेडी ने जरूर उन्हीं में से किसी को देखा होगा। और तो और ऑफिसर के तसल्ली के लिए वो उस डॉल को लेकर भी दिखाता है, लेकिन इसकी जरूरत नहीं थी क्योंकि इसी बीच डिटेक्टिव को अपनी टीम से पता लग चुका था कि उन्होंने डैना को लोकेट कर लिया है और वो अपने अंकल के पास है, बिल्कुल सेफ। उसके कस्टडी को लेकर कोई इशू चल रही थी तो किसी ने उसके मिसिंग होने का रिपोर्ट दर्ज कर दिया था, जो कि फॉल्स था। सच्चाई जानकर डिटेक्टिव क्लार्क यहाँ और टाइम वेस्ट नहीं करते। वो अपने ऑफिस चले जाते हैं और कॉल करते हैं आइरिस को। इसके बाद एग्जैक्टली वही होता है जो पॉल ने एंटिसिपेट किया था। आइरिस को गलत रिपोर्ट फाइल करने के लिए डांट पड़ती है और साथ ही साथ उसे वार्न भी किया जाता है कि रॉबर्ट अगर चाहे तो उस पर हैरासमेंट का चार्जेस भी लगा सकता है। वो एक परफेक्ट जेंटलमैन है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं। तो ऐसे में अगर कोई उसे डिफेम करना चाहे, वो भी एक इतने सीरियस एलिगेशंस को लेकर, तो वो भी क्यों चुप बैठे। अब पॉल को तो ये सब पहले से ही पता था, लेकिन एक्चुअल में जिसे समझना चाहिए आइरिस को, वो इन बातों पर गौर ही नहीं करती। मन ही मन वो इतना तो श्योर थी कि उसने जिसे देखा था वो कोई डॉल नहीं था, मे बी डैना नहीं, लेकिन कोई और भी तो हो सकता है ना। कुछ तो चल रहा है उस घर में, वो आदमी कुछ तो छुपा रहा है, समथिंग डार्क, समथिंग इविल। लेकिन क्या आइरिस को यही जानना था। तो मन ही मन एक प्लान बना लेती है वो। नेक्स्ट डे पॉल 2 हफ्तों के लिए एक वर्क ट्रिप पर जाने वाला था, तो उसके निकल जाते ही आइरिस भी बिना किसी को कुछ इन्फॉर्म किए खुद जाकर हाजिर हो जाती है रॉबर्ट के घर के दरवाजे पर। डोरबेल बजा के इंतजार करने लगती है उसके दरवाजा खोलने का। इनिशियली उसे लगता है शायद रॉबर्ट घर में नहीं है, तो वो आसपास देखने लग जाती है कहीं और से घर में घुसने की कोशिश में। लेकिन तभी अचानक ही रॉबर्ट दरवाजा खोलता है और आइरिस का प्लान फेल कर जाता है। लेकिन वो पहले से ही तैयार होकर आई थी, इसलिए घबराती नहीं, बहुत ही नॉर्मली रॉबर्ट से माफी मांगती है और बातों बातों में उसे उस लाइफ लाइक डॉल को देखने की मांग भी करती है। मगर जब रॉबर्ट उसे अंदर बुलाता है तब उसकी हिम्मत नहीं होती। एक अजीब सा डर लगता है आइरिस को, तो उसका हेजिटेशन देखकर रॉबर्ट भी उसे और फोर्स नहीं करता। उसे बाहर रुकने के लिए कहकर खुद ही चला जाता है उस डॉल को लाने। लेकिन काफी देर तक भी जब वो बाहर नहीं आता, आइरिस और खुद को रोक नहीं पाती, चोरी छुपे अंदर घुस जाती है और इधर उधर देखने लगती है।
मगर तभी कहीं से रॉबर्ट आ जाता है उस डॉल को लेकर। आयरिस को घर के अंदर देखकर वो ऑफेंडेड नहीं होता, उल्टा अजीब तरीके से घूरने लगता है आयरिस को और लास्ट में कहता है, तुम्हें पता चल चुका है ना। आयरिस इस बात का मतलब समझने की कोशिश ही कर रही थी कि अचानक ही उसे बेसमेंट से एक चीख सुनाई देती है किसी लड़के की, जिसे सुनकर आयरिस का सिक्स्थ सेंस अचानक ही अलर्ट हो जाता है और उसे वार्न करता है भागने के लिए। वो कोशिश भी करती है लेकिन रॉबर्ट उससे भी ज्यादा तेज था। एक झटके में आयरिस को पकड़ लेता है वो और सेडेटिव देकर उसे बेहोश कर देता है। आयरिस का होश लौटता है कुछ घंटे बाद। रॉबर्ट के घर के बेसमेंट में थी वो देखती है वहां उसके जैसे और भी 2 लड़कियां हैं और उन सभी के पैर चेन से बंधे हुए हैं। बातों बातों में आयरिस को पता चलता है उन 2 लड़कियों का नाम कैरल एंड जेनिफर है और उन दोनों को ही रॉबर्ट ने किडनैप करके यहाँ पर ले आया था। कैरल को 11 साल पहले और जेनिफर को उसके ठीक 1 साल बाद। तब से दोनों यहीं पर है, इसी बेसमेंट में कैद किसी जानवर से भी बदतर जिंदगी जी रहे हैं। हाँ, कभी कभार उन्हें ऊपर घर में जाने का मौका मिलता है, रॉबर्ट का खाना बनाने, साफ सफाई करने या फिर रॉबर्ट के लालच का शिकार होने, मगर बस कुछ समय के लिए ही। उसके बाद बाकी का समय उन्हें यहीं पर ठंड में तड़पना पड़ता है। रॉबर्ट की मर्जी रही तो कभी उन्हें खाना मिलता है, वो भी बेयर मिनिमम, नहीं तो खाली पेट ही सोना पड़ता है। और तो और आयरिस को ये भी पता चलता है कि जेनिफर और रॉबर्ट की एक बेटी भी है, मे नाम से, सिर्फ 8 साल की है वो यहाँ बेसमेंट में नहीं रहती, ऊपर एटिक में रहती है। मतलब उस दिन एटिक वाले खिड़की पर आयरिस ने जरूर उसे ही देखा था। जेनिफर से बात करके आयरिस ये भी रियलाइज करती है कि ये जेनिफर है, असल में जेनिफर लुइस है, जिसका मिसिंग होने का हादसा उसने बस 2 दिन पहले अपने फेवरेट शो ट्रू क्राइम स्टोरीज के एक एपिसोड में देखा था। आज भी वो जिंदा है। आयरिस को तो यकीन ही नहीं हो रहा था, ना उसे समझ आ रहा था उसे खुश होना चाहिए या अपसेट, क्योंकि ऐसे जिंदगी जीने से तो शायद मर जाना ही बेहतर होता। क्या उसकी हालत भी ऐसी ही होने वाली है? टेंशन में माथा खराब हो रहा था आयरिस का। उसे ऐसे छटपटाते देख जेनिफर उसे शांत रहने की सलाह देती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी आयरिस बेकार में अपने आप को किसी मुसीबत में डाले। रॉबर्ट का गुस्सा वो झेल नहीं पाएगी। और वैसे भी आयरिस के घर में कदम रखते ही उसने आवाज करके उसे वार्न करने की कोशिश करी थी, मगर जब वो नहीं हुआ, आयरिस जब ऑलरेडी फंस चुकी है इस जाल में, तो भलाई इसी में है कि वो सच्चाई को एक्सेप्ट कर ले, मान ले अपनी किस्मत को। जेनिफर और कैरल दोनों यही सलाह देते हैं उसे, मगर आयरिस नहीं मानती। अंदर ही अंदर खुद को प्रिपेयर करने लगती है वो आने वाले लड़ाई के लिए। ऊपर के फ्लोर से उसे कंटिन्यूअसली अपने फोन की घंटी सुनाई दे रही थी। जरूर ये पॉल होगा। आयरिस ने फोन रिसीव नहीं करी, इसीलिए बेचारा टेंशन कर रहा होगा। आयरिस को लग रहा था कि एक बार अगर किसी तरह वो उस फोन तक पहुंच जाए तो इसी वक्त सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन कैसे? उनके पैर तो बंधे हुए हैं और बेसमेंट के दरवाजे पर भी लॉक है। यही सब सोचते सोचते अचानक ही रॉबर्ट की आवाज सुनाई देती है उन्हें, जो उसका चेन खोलकर उसे ऊपर आने के लिए कहता है, सिर्फ उसे। और उसके जाते ही हम कैरल और जेनिफर को आपस में बात करते हुए सुन पाते हैं, जैसे हम समझ पाते हैं कि उनके अलावा भी पिछले 10 सालों में यहाँ पर और भी कई लड़कियां आई थी, लेकिन ऐसे ही रॉबर्ट के बुलाने पर वो ऊपर गए और कभी वापस नहीं आए। ये उन्होंने आयरिस को नहीं बताया, क्योंकि वो उसे पहले दिन ही डराना नहीं चाहते थे। उन्हें लगा जल्दी क्या है, बाद में सब उसे ऐसे ही पता चल जाएगा। वैसे भी वो कहीं जाने वाली तो है नहीं। उधर ऊपर रॉबर्ट को भी हम उसी का इंतजाम करते हुए देखते हैं। पहले तो वो आयरिस से फोर्सफुली ये कन्फेस करवाता है कि वो रॉबर्ट को लाइक करती है, तभी तो वो 3 बार उससे मिलने आई थी। तो फालतू में पॉल को क्यों बीच में रखना? वो आयरिस से कहता है पॉल को एक वॉइसमेल भेज कर ये कहने के लिए कि वो उसके साथ और कोई रिश्ता रखना नहीं चाहती। आयरिस के पास कोई ऑप्शन नहीं था। रॉबर्ट ने उसे गन पॉइंट पे ले रखा था, तो उसे ऐसा ही करना पड़ता है। लेकिन वो बातों बातों में पॉल के लिए कुछ हिंट जरूर छोड़ देती है, जो रॉबर्ट समझ नहीं पाता। साथ ही साथ वो ये भी डिसाइड करती है कि उसे रॉबर्ट को चालाकी से हराना होगा, अचानक कॉर्नर करना होगा उसे, ताकि उसे पलट कर वार करने का मौका ना मिले। लेकिन उसके लिए जरूरत थी एक परफेक्ट टाइमिंग की। जब तक वो ना मिले, आयरिस को उसके हाँ में हाँ मिलाना होगा। उसे मैनिपुलेट करने का बस यही एक तरीका है, तो वो वही करती है। उसे प्रॉमिस करती है कि आज से उसके लाइफ में रॉबर्ट ही उसका सब कुछ है और ये घर ही उसकी दुनिया है।
फॉर्चुनेटली उस रात और कुछ नहीं होता। इस घर में आयरिस का पहला दिन था, तो रॉबर्ट उसे वो रात एक कमरे में सोने का परमिशन देता है, जो डेफिनेटली उस बेसमेंट से तो कई ज़्यादा वार्म एंड कंफर्टेबल था। लेकिन आयरिस को पूरी रात नींद ही नहीं आती। सुबह होते ही वो अपने शूलेस को एज अ वेपन यूज करके रॉबर्ट को चोक करने का प्लान करने लगती है। उसे लगा था रॉबर्ट जैसे स्टेयरकेस से ऊपर आएगा वो पीछे से उसके गले पे ये फंदा डाल देगी, मगर वो कभी ऊपर आया ही नहीं। उसके बदले मी आती है आयरिस को बुलाने, और बातों बातों में उससे पता चलता है कि वो जन्म से ही इसी घर में है, कभी बाहर ही नहीं गई। उसके लिए तो यही जिंदगी है और यही जीने का तरीका। उसे क्या पता नॉर्मल जिंदगी क्या होती है, बेचारी। उससे आयरिस को ये भी पता चलता है कि उसे ने विंडो पर हेल्प लिखी थी, लेकिन अपने लिए नहीं बल्कि अपने माँ के लिए। उसने जेनिफर को रोते हुए जो सुना था, उसे बात करके बहुत ही खराब लग रहा है आयरिस को। साथ में उसकी जिद भी दुगनी हो जाती है, इस बच्ची को आज़ादी दिलवाने की जिद। उस दिन नीचे जाने पर जब रॉबर्ट उसे ब्रेकफास्ट टेबल पे इनवाइट करता है तो आयरिस एक चांस लेती है। बातों बातों में अचानक ही रॉबर्ट के फेस पर पानी का ग्लास फेंक मारती है वो। शायद उसका इरादा था रॉबर्ट से उसकी गन छीन लेना, मगर ऐसा होता नहीं। उससे पहले ही कैरल उसे पकड़ लेती है और बाद में रॉबर्ट से उसकी धुलाई भी करवाती है। अब इससे कैरल को तो रिवॉर्ड मिलता है, गर्म खाना और रॉबर्ट के साथ इंटीमेट होने का मौका, जो असल में था तो अब्यूज, मगर कैरल के लिए वही उसका प्यार था। लेकिन इधर आयरिस की हालत तो खराब हो चुकी थी। रॉबर्ट ने स्टिक से बहुत बुरे तरीके से जख्मी किया था उसे। उसके पीठ पर लिटरली दाग पड़ चुका था। जेनिफर उसको फर्स्ट एड कर देती है और उसे समझाती है कि यहाँ पर रॉबर्ट के खिलाफ जाने पर ऐसा ही होता है। इनफैक्ट ये तो कुछ भी नहीं था, उसने इससे भी ज्यादा खराब सिचुएशन देखा है। साथ ही साथ दोनों कैरल के बारे में भी बात करते हैं। आयरिस तो समझ ही नहीं पा रही थी कि कैरल ने ऐसा किया है क्यों। इतना कुछ सहन करने के बाद भी वो रॉबर्ट का ही साथ दे रही है, क्यों? जेनिफर बताती है वो पहले ऐसी नहीं थी। इनिशियली उसने भी आयरिस की तरह लड़ने की बहुत कोशिश करी थी, लेकिन धीरे धीरे वो बदलने लगी। ये जिंदगी उसे नॉर्मल लगने लगी। अभी तो हालत ऐसी हो चुकी है कि उसे और किसी चीज से कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। रादर यहाँ खुश है वो। रॉबर्ट को ही अपना सब कुछ मानती है और हमेशा उसे ही खुश करने की कोशिश में लगी रहती है, भले ही उसके लिए उसे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। सब कुछ सुनकर आयरिस को समझ आता है कि कैरल असल में स्टॉकहोम सिंड्रोम से भुगत रही है, जहां विक्टिम को अपने अब्यूसर से ही प्यार हो जाता है। सिचुएशन से कोप अप करते करते विक्टिम इसे ही नॉर्मल मान लेती है। उस अब्यूसर को अपना दुश्मन ना समझकर उल्टा उसे ही अपना प्रोवाइडर और प्रोटेक्टर मानने लगती है। लेकिन ये कोई हेल्दी रिलेशनशिप नहीं है। कैरल रॉबर्ट के साथ इमोशनली अटैच्ड हो चुकी है, अपनी भलाई भी समझ नहीं आ रही है उसे। दूसरी तरफ जेनिफर, उसे अपने हालत का एहसास था, लेकिन भुगतने के सिवा उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि उसके छोटी से छोटी गलती की सजा भी उसके बच्चे को भुगतनी पड़ती है। यहाँ उस नन्ही सी जान को और कोई खतरे में डालना नहीं चाहती थी जेनिफर, मगर हाँ, जैसे जैसे मैं बड़ी होती जा रही है एक अलग ही टेंशन खाई जा रही है जेनिफर को। उसके प्यूबर्टी हिट करने के बाद कहीं रॉबर्ट उसे भी अपना शिकार न बनाए। क्या वो भी बेचारी जिंदगी भर यहीं सड़ती रहेगी उस पागल के साथ? जेनिफर को तो सोचकर ही रोना आ रहा था, लेकिन आयरिस खुद को कमजोर पड़ने नहीं देती। ऐसे सिचुएशन में भी खुद को जितना हो सके शांत रखती है वो, और अपने फेवरेट शो से, रियल लाइफ विक्टिम्स के कहानियों से उसने जितना भी कुछ सीखा था सब याद करने लगती है। अभी बस वही सहारा था उसका। उधर कुछ देर बाद कैरल भी लौट आती है बेसमेंट में। उसकी हालत बहुत खराब हो रखी थी। क्लियरली रॉबर्ट ने बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर किया था उसे, लेकिन कैरल इसे टॉर्चर मानने से इनकार कर रही थी। उसके लिए तो ये रॉबर्ट का प्यार था। उसे ये लग रहा था कि वो रॉबर्ट की फेवरेट है और इसीलिए वो उसे इतना टाइम देता है, और ये लोग जेलसी के मारे ये सब बोल रहे हैं। क्लियरली बहुत ही क्लेवरली ब्रेन वॉश किया गया था उसका। उधर एट द सेम टाइम हम पॉल को देख पाते हैं टेंशन में छटपटाते हुए। उसे आयरिस का वॉइस मेल तो मिल चुका था, लेकिन यकीन नहीं कर पा रहा था वो। एक तरफ काम का प्रेशर, दूसरी तरफ अचानक ऐसी खबर, पागलों जैसी हालत हो चुकी थी उसकी। बार बार कॉल करता रहा वो आयरिस को, लेकिन वो उठाती ही नहीं। कैसे उठाएगी? आयरिस तो तब किचन में बिजी थी रॉबर्ट के लिए खाना पकाने। रॉबर्ट भी वहीं पर था, गन पॉइंट पे सब कुछ करवा रहा था उससे। लेकिन इसी दौरान बातों बातों में कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी शेयर करता है वो। आयरिस को पता चलता है जेनिफर और कैरल दोनों का ही मल्टीपल टाइम्स मिसकैरेज हो चुका है, जो उन्हें लगता है उनके किसी मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से हुआ है।
लेकिन असल में तो वो सब रॉबर्ट का प्लान था। उसे तब बच्चे नहीं चाहिए थे, इसीलिए उसने दवाई देकर उनका मिसकैरेज करवाया था रिपीटेडली कई बार, जिससे हुआ ये कि अब जब उसे बच्चे चाहिए, कैरल और जेनिफर और मां नहीं बन पा रहे। इसीलिए तो उसने आयरिस का किडनैप किया है। इसी बातचीत के दौरान आइरिस ये भी नोटिस करती है कि उसके फ़ोन पर लगातार पॉल के मैसेजेस आ रहे हैं, जिससे क्लियरली रॉबर्ट काफ़ी इरिटेट हो रहा था। ऊपर से उसे डराने के लिए आइरिस ये भी कह देती है कि पॉल अब तक ज़रूर घर लौट चुका होगा और घर में उसके सारे सामान देखकर उसे ज़रूर शक भी हुआ होगा, क्योंकि जायज़ है अगर आइरिस हमेशा के लिए वो घर छोड़ती, वो भी अपनी मर्जी से, तो कुछ ज़रूरी सामान तो अपने साथ लेकर आती ना, कुछ कपड़े, आईडीज़ और अपना लैपटॉप। अब ये बात बिल्कुल सही थी, जिससे रॉबर्ट थोड़ा सा घबरा भी जाता है। इस चक्कर में आइरिस से उसका खाना जल जाता है, जिससे फिर से एक बार उन्हें भूखा ही सोना पड़ता है। लेकिन उसी रात बेसमेंट में इधर उधर चेक करते वक्त एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हाथ लगती है आइरिस की। एक पुराना पोलारॉइड कैमरा जिसमें कुछ फिल्म अभी भी बचा था। इससे आइरिस के दिमाग में एक आइडिया आता है। रात में सबके सो जाने के बाद वो कुछ फोटोज क्लिक कर लेती है अपने चारों तरफ, जो जो चीज़ें उसे इम्पोर्टेंट लगता है उन सारी चीज़ों की, जिसे वो इन फ्यूचर सबूत के तौर पर पेश कर सके। लेकिन ऐसा करते हुए उसे कैरल देख लेती है और उससे कैमरा छीन लेती है। थैंकफुली तब तक सारे फोटोज प्रिंट हो चुके थे और आइरिस ने उन्हें अपने पास छुपा भी लिया था। तो जब कैरल चेक करती है, उसे कैमरा में कोई फिल्म नहीं मिलता, तो उसे लगता है कैमरा खाली ही था। इसलिए वो और रॉबर्ट से कुछ नहीं कहती, तो आइरिस भी बच जाती है। उधर इन दी मीन टाइम पॉल भी चुप नहीं बैठा था। वो बार बार रिप्ले कर करके आइरिस के मैसेज को सुन रहा था एंड फाइनली उसे एक हिंट मिल ही जाता है, जिसे लेकर वो भागता है ऑफिसर क्लार्क के पास। पता चलता है आइरिस की इस वॉइस मेल में रॉबर्ट की हल्की सी आवाज़ भी रिकॉर्ड हो चुकी थी, जिससे ये साफ साफ पता चल रहा था कि कोई उससे फोर्सफुली ये बातें बुलवा रहा है। और तो और आइरिस ने मिसकैरेज के बारे में रेफर करते वक्त अपनी बेबी का नाम डैना बताया था, जबकि उन्होंने तो कोई नाम सिलेक्ट ही नहीं किया था, ना उन्हें पता था वो बेबी गर्ल है या बॉय। तो फिर ऑफिसर को समझने में देर नहीं लगती, ये भी एक हिंट ही है। डैना असल में उसी लड़की का नाम है जिसे लेकर आइरिस पहली बार उनके पास आई थी रॉबर्ट के खिलाफ कंप्लेन करने। तो हो ना हो, यहाँ पर इस नाम के जिक्र करके आइरिस जरूर रॉबर्ट की तरफ इशारा कर रही है। भले ही ये सिर्फ एक वाइल्ड गेस था, लेकिन डिटेक्टिव क्लार्क एक चांस लेते हैं। अगले दिन रॉबर्ट से मिलने चले जाते हैं वो और घर को सर्च करने की मांग करते हैं। साथ में आइरिस के बारे में पूछताछ भी करते हैं, बट अगेन उनके पास सर्च वारंट नहीं रहने के कारण वो अंदर घुस नहीं पाते। रॉबर्ट बहुत ही चालाकी से उन्हें इग्नोर कर देता है, जिससे डिटेक्टिव का शक दुगना हो जाता है। साथ ही साथ रॉबर्ट खुद भी अलर्ट हो चुका था, तो बहुत सोच विचार करके एक डीवियस प्लान रेडी करता है वो। आइरिस के मोबाइल से पॉल का नंबर लेता है और अपने घर का लैंडलाइन यूज करके कॉल करता है उसे। एक कैफे में मिलने बुलाता है, कहता है उसके पास आइरिस का इन्फॉर्मेशन है। इधर घर में आइरिस से भी एक काम करवाता है वो, एक गुड बाय लेटर लिखवाता है पॉल के नाम पे, जिससे वो फाइनली कन्विंस हो जाए और आइरिस को ढूंढना बंद कर दे। उधर जैसे ही ये लेटर खत्म होता है, उसे किचन से कुछ जलने की बू आती है। वो जाकर देखता है तो पता चलता है जेनिफर ने ब्रेड्स जला दिया था। तो रॉबर्ट को तो बहुत ही गुस्सा आ जाता है। वो जल्दी से आइरिस को बेसमेंट में धकेल देता है और जेनिफर की पिटाई शुरू करता है उसके बेटी के सामने ही, जिसे देखकर मे की तो हालत ही खराब हो जाती है। भले ही वो ये सब बचपन से देखते आ रही है, लेकिन फिर भी सही गलत का अंदाजा था उसे। अपनी माँ को ऐसे रोज रोज मार खाते देखना किसे पसंद होगा। कोई और दिन होता तो रॉबर्ट शायद जेनिफर को तब तक मारता रहता जब तक उसका दिल ना भर जाए, लेकिन आज नहीं। आज उसे पॉल से मिलने जाने की जल्दी थी, इसीलिए जेनिफर को ज्यादा भुगतना नहीं पड़ता। कुछ देर बाद ही रॉबर्ट उसे बेसमेंट में भेज देता है और मे को एटिक में लॉक करके निकल पड़ता है। मगर वो उस कैफे में नहीं जाता, बल्कि वो जाता है आइरिस के घर में। उसके आईडी से ही उसके एड्रेस का पता चल गया था रॉबर्ट को। पॉल के घर से निकलते ही वो चोरी छुपे खिड़की से उसके घर में घुस जाता है और आइरिस का सारा सामान एक बैग में पैक कर लेता है। बदले में रख देता है वो लेटर, ताकि पॉल को ऐसा लगे कि आइरिस खुद आकर अपना सामान लेकर गई है। क्लियरली आइरिस को अपने पास रखने के लिए काइंड ऑफ डेस्परेट था रॉबर्ट, बट ऑन द अदर हैंड आइरिस उसके ग्रिप से निकलने के लिए छटपटा रही थी। पिछले 2 दिन से बस एक मौके की तलाश में थी वो, जो फाइनली आज उसे मिल चुका था।
रॉबर्ट के निकलते ही वो अपने पॉकेट से एक पेन एंड एक एनवेलप निकालती है जो उसने चिट्ठी लिखते वक्त चुपके से अपने पॉकेट में रख लिया था। अब इस पेन के रिफिल से एक बहुत ही अजीब काम करती है। वो बेसमेंट के दरवाजे के लॉक को खोलने की कोशिश करने लगती है जो फॉर्चुनेटली खुल भी जाता है। अब इससे आइरिस और जेनिफर तो बाहर निकल जाते हैं लेकिन कैरल नहीं। पिछले 11 सालों की आदत से इतने आसानी से आज़ाद नहीं हो पाती वो। उल्टा उन्हें डरा कर धमका कर डिमोटिवेट करने की कोशिश करने लगती है ताकि उसकी ये इमेजिनरी रियलिटी कायम रहे। लेकिन जेनिफर को खुद से ज़्यादा मे की फिक्र थी। किसी भी हाल में उसे एक आज़ाद जिंदगी देना चाहती थी वो, इसीलिए वो भी आइरिस का साथ देती है। सबसे पहले वो लोग एटिक का लॉक खोल के मे को वहाँ से रेस्क्यू करते हैं और फिर शुरू होता है उनका असली चैलेंज। आइरिस को पता था कुकिंग के वक्त रॉबर्ट किचन का एक दरवाजा खुला छोड़ता है, बाकी था तो बस एक ग्रिल का दरवाजा जिसे पुल करते ही उसका एक पार्ट लूज होकर निकल आता है और एक स्पेस बन जाता है जहां से मैं आसानी से बाहर निकल सकती थी। आइरिस एक एनवेलप के अंदर सारे फोटोग्राफ्स भर के उस पर मिसेस नॉरिस मतलब रॉबर्ट के नेबर का नाम लिख देती है और मे से कहती है उनके घर जाकर उन्हें फोटोज दिखाने के लिए, इसी से वो सब कुछ समझ जाएंगे। लेकिन मैंने पहले कभी बाहर कदम नहीं रखी थी। इतने सालों के रूल्स, मारपीट, इस सब कुछ से उसके अंदर एक डर पैदा हो चुका था जिससे ओवरकम कर पाना उस छोटी सी बच्ची के लिए आसान नहीं था। फिर भी अपनी माँ के हालत को देखकर वो खुद को संभालती है, डर पर काबू करती है और एनवेलप लेकर निकल पड़ती है। मगर कुछ देर जाते ही मिसेस नॉरिस का डॉग उसे देखकर भौंकने लगता है तो मैं डर जाती है। थैंकफुली मिसेस नॉरिस वहीं पर थी तो वो उसे अंदर ले जाती है, मगर उनमें से कोई नोटिस नहीं करते कि वो एनवेलप बाहर ही गिर गया है। उधर इसके ठीक कुछ देर बाद ही हम रॉबर्ट को देखते हैं आइरिस के सामान के साथ घर लौटते हुए। उसे वो एनवेलप दिख जाता है लेकिन वो मिसेस नॉरिस के घर के पास पड़ा था और उस पर उनका नाम लिखा था तो उसे शक नहीं होता। वो उल्टा उसे उठाकर मिसेस नॉरिस को हैंड ओवर करने जाता है। दरवाजे पर नॉक भी करता है लेकिन उन्हें दरवाजा खोलने में लेट हो रही थी तो रॉबर्ट उस एनवेलप को वहीं पर छोड़कर निकल जाता है। कुछ देर बाद जब मिसेस नॉरिस दरवाज़ा खोलती है उन्हें वो फोटोज नजर आती है और मैं उन्हें सब कुछ डिटेल्स में बताती है। तब तो हैरानी से उनकी बोलती ही बंद हो जाती है। वो भागती है पुलिस को कॉल करने, मगर ऑलरेडी पॉल डिटेक्टिव क्लार्क को कांटेक्ट कर चुका था। जब 1 घंटा उस कैफे में वेट करने के बाद भी कोई नहीं आया तो पॉल को एहसास हो चुका था कि कुछ तो गड़बड़ है, तो उसने उसी वक्त डिटेक्टिव क्लार्क से वो नंबर शेयर किया और उसे ट्रेस करने पर उन्हें पता चला ये रॉबर्ट के घर का एड्रेस है। तो वो लोग और देर नहीं करते, उसी वक्त निकल पड़ते हैं रॉबर्ट को अरेस्ट करने। इधर इसी बीच रॉबर्ट के घर में भी बहुत कुछ हो चुका था। अंदर जाते ही जब उसने देखा कि आइरिस और जेनिफर आजाद घूम रहे हैं वो तो उन पर गन तान देता है, लेकिन आइरिस उसे चकमा देकर उससे वो गन छीन लेती है। हाँ, कैरल अपनी पूरी कोशिश करती है रॉबर्ट को बचाने की, मगर सरप्राइजिंगली जैसे ही आइरिस रॉबर्ट को काबू में कर लेती है सबसे पहले घर से वही भागती है। उधर तब तक डिटेक्टिव क्लार्क भी आ चुके थे, साथ में पॉल भी, तो रॉबर्ट को वो ही संभाल लेते हैं। फाइनली उसका खेल खत्म हो चुका था। आइरिस की इंटेलिजेंस, स्मार्टनेस और विल पावर के आगे हार मानना ही पड़ता है उसे, और उसी के कारण पुनर्जीवन मिलता है कैरल, जेनिफर और मे को भी। द एंड। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपना थॉट्स शेयर जरूर करना। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलता है किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।